तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गाय की देसी नस्लें और भैंस की नस्लें। अब पढ़ेंगे हम गाय की विदेशी नस्लें। आज की हेडिंग रहेगी हमारे गाय की विदेशी नस्लें। गाय की विदेशी नस्लें हमने जो देसी नस्ल हम डिवाइड किए थे वो किए थे हमने दुधारू नस्ल, दोहरी उपयोगिता और भारवाहक के रूप में। और जो गाय की दो विदेशी नस्ल रहेगी वो रहेगी सिर्फ एक तो डेयरी गाय के रूप में और दूसरा रहेगा बीफ ब्रीड यानी कि मांस के रूप में। तो इसको बोलेंगे हम बीफ ब्रीड। बीफ ब्रीड गाय का जो मांस रहता है उसको बीफ बोलते हैं, यानी कि जो गाय मांस के रूप में हम उपयोग में लेंगे उसको बोलेंगे बीफ ब्रीड। बीफ ब्रीड क्लियर। हम पढ़ेंगे डेयरी गाय। डेयरी गाय यानी कि जो दूध उत्पादन में काम ले, जैसे कि पहला है जर्सी, दूसरा ले ली हॉलिस्टन फ्रीशियन, हॉलिस्टन फ्रीशियन यानी कि एचएफ, हॉलिस्टन फ्रीशियन यानी कि एचएफ। उसके बाद ले लेते ब्राउन स्विच, ब्राउन स्विच। उसके बाद अगर लेंगे तो आयरे सायरे, आयरे सायरे और लास्ट में अगर ले तो रेड डेन, रेड डेन क्लियर। और अगर इनकी उत्पत्ति देखी जाए तो जर्सी की उत्पत्ति है इंग्लैंड से, जर्सी की उत्पत्ति है इंग्लैंड से, इसकी हॉलैंड से। जो मेनली हम दो गाय पढ़ते हैं वो जर्सी और हॉलिस्टन फ्रीशियन ही पढ़ते हैं। जर्सी की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है वो इंग्लैंड से है और हॉलिस्टन फ्रीशियन यानी कि जो एचएफ है उसकी ओरिजिन है हॉलैंड से और इसकी है स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड। आयरिश आयरी है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड और रेड डेन है डेनमार्क से। क्लियर। हमने अभी देखे कि डेयरी गाय की जो विदेशी नस्ल है वो किस किस प्रकार है, यानी कि जो दूध देने वाली गाय विदेशी नस्ल वो किस प्रकार से। जर्सी है इंग्लैंड से, हॉलिस्टन फ्रीशियन यानी कि जो एचएफ है वो हॉलैंड से है, ब्राउन स्विच जो कि स्विट्जरलैंड से है और आयरिश आयरिश जो कि स्कॉटलैंड से और लास्ट है रेड डेन यानी कि जो डेनमार्क से है। और जो बीफ ब्रीड है यानी कि जिनका उपयोग हम मांस के रूप में हम करते हैं वो कौन कौन सी है। तो पहली है हेरेफोर्ड, दूसरा है अंगस और तीसरा है शॉर्ट हॉर्न। शॉर्ट हॉर्न इन तीनों की ओरिजिन अगर देखें तो इंग्लैंड से ही है। इन तीनों की ओरिजिन देखें तो इंग्लैंड से ही है। और जो शॉर्ट हॉर्न रहती है, शॉर्ट हॉर्न रहती है उसमें जो मतलब उसके जो उसमें बोले तो काप रहते हैं, बछड़े रहते हैं, उनमें एक डिजीज पाई जाती है जिसे हम बोलेंगे व्हाइट हिपर डिजीज, यानी कि ये फीमेल में पाई जाएगी। व्हाइट हिपर डिजीज सबसे ज्यादा अगर रहेगी तो वो रहेगी शॉर्ट हॉर्न में। तो इसमें व्हाइट हिपर डिजीज, हिपर डिजीज सबसे ज्यादा। और ये क्या हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में जब हम गायनो पढ़ेंगे। जब गायनो पढ़ेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाइट हिपर डिजीज क्या है। क्लियर। तो अब देखें कि इनकी स्पेसिफिक बातों के बारे में देखें तो जर्सी जो रहती है उसका सबसे लंबा दूध काल रहता है। जर्सी जो रहती है उसका सबसे लंबा दूध काल रहता है, यानी कि लगभग रहता है इसका 365 दिन, लगभग 12 महीने इसका दूध काल रहता है। और जो गिर रहती है उसका भी सबसे लंबा दूध काल रहता है। अगर टोटली पूछे कि सबसे लंबा दूध काल किसे रहता है तो वो आएगा जर्सी। और अगर देशी गायों में पूछे तो वो आएगा गिर का। क्लियर। और सबसे जर्सी में क्या आता है, सबसे ज्यादा मिल्क फैट भी इसी में रहता है। हमने देखा कि जो गाय या फिर जो भी भैंस जितना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा उतना ही उसमें कम मिल्क फैट होगा, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जिसमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसका मिल्क फैट कम होगा और जिसका फैट परसेंटेज ज्यादा होगा उसका मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जर्सी में क्या रहता है कि एक तो लंबे
उसमें जो दूध का रहता है वो लंबे समय तक रहता है, लगभग 365 दिन का होता है। और देसी गाय में देखे तो वो होता है गिर का। और अगर कॉमनली दोनों में गिर का होता है लगभग 325 दिन और इसका रहता है 365 दिन। अगर कॉमनली पूछ ले तो वो आएगा जर्सी, और अगर देसी गाय में पूछ ले तो वो आएगा गिर। और इसमें सबसे ज्यादा मिल्क फैट भी होता है। कितना होता है ये? 5.5% होता है। उसके बाद एचएफ के देखे तो एचएफ में क्या होता है कि एचएफ, हाँ, एचएफ में रहता है कि इसमें सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन एचएफ में होता है। सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन, अब जब सबसे ज्यादा इसमें मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका फैट परसेंटेज भी कम रहेगा। तो फैट परसेंटेज इसमें रहता है 3.5। क्लियर? 3.5 इसमें परसेंटेज रहता है। उसके बाद अगर देखें तो ब्राउन स्विच, ब्राउन स्विच है, उसमें क्या रहता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो लैक्टोज वो पाया जाता है वो इसमें पाया जाए। यानी कि दूध में देखो जो लगातार बदलता रहता है, बदलने वाली अगर वैल्यू देखे तो वो रहता है फैट हमने पढ़ा है कि उसमें कि स्टार्टिंग जो धारे रहती है, जो शुरुआती धारे रहती है उसमें फैट परसेंटेज फर्क अलग रहता है, और जो अंतिम धारे रहती है उसमें भी फैट परसेंटेज अलग रहता है। दूध, सुबह के दूध में भी फैट परसेंटेज अलग रहेगा और शाम के दूध में भी फैट परसेंटेज अलग रहेगा। ये हमने औसत निकाल के, हम जो फैट परसेंटेज की बात जो हम करते हैं वो औसत निकाल के करते हैं। क्लियर? और जो लैक्टोज रहता है वो सबसे कम बदलता है। यानी कि अगर पूरे लैक्टेशन काल में देखें तो जो लैक्टोज रहता है वो ही रहता है। लैक्टोज क्या काम करता है? लैक्टोज जो मिल्क में जो या फिर दूध में जो मीठापन रहता है वो लैक्टोज शुगर के कारण ही आता है। यानी कि सबसे अगर जो बदलने वाली अगर चीज देखे मिल्क में तो वो रहती है फैट, वो लगभग बदलती रहती है दिन में भी। और जो ना बदलने वाली यानी कि लगभग पूरे ब्यात में एक जैसी बनी रहेगी वो रहेगा लैक्टोज, यानी लैक्टोज को बदलता नहीं है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी इसमें स्पेसिफिक बातें हम करेंगे किन किन गायों में। मेनली हम उन्हीं गायों की बात करेंगे जिनमें मतलब कोई अलग लक्षण पाया जाता है, या फिर हम नॉर्मली उन सभी गायों की बात नहीं करेंगे। हम नॉर्मली उन्हीं बात करेंगे जिसमें कोई स्पेसिफिक लक्षण पाया जाएगा, स्पेसिफिक सिम्टम पाया जाएगा। पहला हम लेंगे जर्सी। जर्सी में क्या होता है? एक तो सबसे लंबा दूध काल होता है, यानी सबसे लंबा लैक्टेशन पीरियड होता है। तो सबसे लंबा दूध काल कितना रहता है? तो लगभग 365 दिन, यानी लगभग 12 महीने तक ये जो जर्सी रहती है वो दूध देती है। और अगर इसमें देसी गाय देखे तो वो होगी गिर। और अगर दोनों को कॉमनली पूछ ले तो उसमें आएगी जर्सी, और अगर केवल देसी पूछे तो उसमें आएगी गिर का होता है लगभग 325 दिन। क्लियर? और इसमें क्या रहेगा कि सबसे ज्यादा मिल्क फैट रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा तो जो फैट परसेंटेज रहेगा वो जर्सी में ही रहेगा। कितना रहेगा? तो 5.5%। क्लियर? उसके बाद हम लेंगे सेकंड एचएफ में क्या रहता है? सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा उसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन अगर ओवरऑल पूछे तो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन किसमें होगा? वो होगा एचएफ में। और अगर सिर्फ देसी गायों की बात करें तो वो होगा साहिवाल में। और अगर सिर्फ राजस्थान की बात करें तो वो होगा थारपारकर में। क्लियर? तो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन किसमें होगा? एचएफ में। और इसका जो मिल्क प्रोडक्शन अब ज्यादा हो रहा है तो इसमें मिल्क फैट भी कम रहेगा। तो सबसे कम फैट परसेंटेज तो कितनी रहेगी? ये रहेगी 3.5%। क्लियर? और अगर जो वेरिएंट जो दूध में सबसे कम बदलता है वो रहता है लैक्टोज, जो कि मिल्क में मीठेपन, जो दूध का जो मीठापन रहता है वो लैक्टोज शुगर के कारण ही होता है। और हम देखें कि जो ब्राउन स्विच उसमें क्या रहता है? सबसे ज्यादा लैक्टोज परसेंटेज रहता है। कितना रहता है? वो 5% रहेगा। तो सबसे ज्यादा लैक्टोज किसमें रहेगा? तो वो रहेगा ब्राउन स्विच। सबसे ज्यादा लैक्टोज कितना रहेगा? ये रहेगा 5%। क्लियर? तो हमने देखा, ये हम इतने तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे लेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इसमें क्रॉस है। क्लियर? तो अभी हम पढ़ेंगे जर्सी में क्या रहता है? सबसे लंबा दूध का रहता है, 365 दिन का रहता है, और सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज भी उसमें रहता है। कितना रहता है? 5.5%। और एचएफ है, सबसे ज्यादा उसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है। जितना मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ही फैट परसेंटेज कम रहेगा। तो उसमें फैट परसेंटेज रहता है 3.5। उसके बाद अगर देखें तो जो ब्राउन स्विच है उसमें सबसे ज्यादा मिल्क लैक्टोज पाया जाता है।
क्लियर। लैक्टोज क्या काम करता है, तो जो दूध का मीठेपन रहता है वो लैक्टोज के कारण ही आता है। और हमने देखा कि शॉर्ट हॉर्न में क्या रहता है, शॉर्ट हॉर्न में एक चीज रहती है कि उसमें जो व्हाइट हिपर डिजीज है वो ज्यादा देखने को मिलती है। और अगर हम देखें एक चौथा पॉइंट है कि आयरे सायरे में, आयरे सायरे में क्या होता है कि जो सबसे अगर सुंदर नस्ल देखे तो आयरे सायरे को ही कहेंगे सबसे सुंदर नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल। अगर सबसे सुंदर नस्ल देखे तो वो रहती है आयरे सायरे। क्लियर। तो हमने जो जो डिस्कस करने वाली बातें थी वही, बाकी नॉर्मली कोई पूछता नहीं है, ज्यादातर पूछेंगे जर्सी और एचएफ से क्वेश्चन आएंगे अगर पूछेंगे तो भी, बाकी इन दोनों का भी नॉर्मल याद रखो, बाकी हम पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे। क्लियर। हम उसी पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के हिसाब से सही रहेगी, क्योंकि बिना काम का पढ़ के फिर मतलब नहीं है। फील्ड में ना तो ये हमें फील्ड में काम आएगा, फील्ड में आएगा मेडिसिन, वो हम आगे वैसे भी पढ़ेंगे। क्लियर। अब पढ़ेंगे हम गाय में जो विदेशी गाय है उसमें जो क्रॉस है, विदेशी गायों में या फिर देसी गायों में या फिर विदेशी गायों जैसे बोलो उसमें, तो गाय की संकर नस्ली, क्योंकि जो गाय की संकर नस्ली यानी कि क्रॉस ब्रीड। क्लियर। तो क्रॉस ब्रीड, अब क्रॉस ब्रीड तैयार कैसे होती है, या फिर क्रॉस ब्रीड की अगर परिभाषा देखें तो कैसा रहता है कि एक प्रजाति, यानी कि प्रजाति एक ही है, तो प्रजाति कौन सी, गाय, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग जातियों के बीच में संकर करवाए तो जो उत्पन्न प्रजाति रहेगी उसको बोलेंगे हम क्रॉस ब्रीड। फिर से सुनो कि दो मतलब एक ही प्रजाति के दो अलग अलग जातियों के, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉस करवाना, उसको बोलेंगे हम क्रॉस ब्रीड। यानी कि एक ही प्रजाति ले ली तो गाय, एक ही प्रजाति ले ली तो गाय, उन दोनों में अलग अलग जाति हो, यानी कि एक ले लिया हमने हॉलिस्टन फ्रिशियन और एक ले लिया हमने साहीवाल, तो उसके क्रॉस से फिर बना फ्रिसवाल। और मेनली बात यूं मान लो कि हम भी जब भी क्रॉस करवाएंगे तो विदेशी गाय का तो नर लेंगे, विदेशी गाय का नर लेंगे और देशी गाय का हमेशा ही मादा लेंगे। क्लियर। क्योंकि जो हमने आगे भी पढ़ा है कि जो नर रहता है उसमें 50 से ज्यादा, मतलब 50% से भी ज्यादा करेक्टर उसमें देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें देशी गाय में प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो विदेशी गाय का तो नर लेंगे और देशी गाय का मादा लेंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि संकर नस्लें कौन कौन सी नस्लें हैं। फिर संकर नस्लें कौन कौन सी नस्लें, उसके बाद उसकी उत्पत्ति या ओरिजिन कहां पर हुई है, तो उत्पत्ति, और फिर देखेंगे हम कि किसके प्रजनन, किन किन के प्रजनन से बनी है, तो किन किन के प्रजनन से बनी है। क्लियर। अब हम देखेंगे संकर नस्लें, उनकी उत्पत्ति और किन किन के प्रजनन से तैयार हुई है। पहला ही हम लेंगे जरसिंध, जरसिंध, इसमें क्लियर ही दिख रहा है जरसिंध, यानी कि जर्सी और रेड सिंधी, क्लियर ही दिख रहा है, नाम में ही दिख रहा है जर्सी और रेड सिंधी। इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई या फिर इसको बनाया गया तो इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद पहला था जिसको भी प्रयागराज कर दिया गया है, अभी क्या कर दिया उसको, प्रयागराज। क्लियर। और किन किन से उत्पन्न है, तो जर्सी और रेड सिंधी, जर्सी और रेड सिंधी के मिश्रण से ये उत्पन्न है, जर्सी और रेड सिंधी। देखो यहां पर मैंने क्रॉस लगाया है, यहां पर मैंने क्रॉस लगाया है। जब गायों का क्रॉस होगा या फिर किसी का भी क्रॉस होगा तो उसके बीच में क्रॉस का निशान लगेगा, और जो मिश्रण रहता है उसको उनमें क्रॉस नहीं करवाए, तो उसमें क्या रहता है कि लक्षण उसके सेम रहेंगे, उसमें क्रॉस नहीं होता, उसमें कोमा लगता है, उसमें हम कोमा लगाते हैं नॉर्मली। और इसमें क्या है कि इसमें हम प्रॉपरली क्रॉस करवा रहे हैं इसलिए इसमें क्रॉस का निशान लगेगा। तो जर्सी और रेड सिंधी, इसमें भी जो जर्सी रहेगी जो विदेशी गाय है उसका लेंगे मेल, और जो रेड सिंधी है वो हमारी देशी गाय है तो उसका लेंगे हम फीमेल। क्लियर। हमेशा एक बात ध्यान रख रहे कि जब भी हम क्रॉस करवाएंगे तो विदेशी गाय का तो लेंगे हम मेल, और जो देशी गाय रहेगी उसकी लेंगे हम फीमेल।
उसके बाद यानी कि एक बात तो आपको ध्यान रखना है, विदेशी गाय जो भी, भले किसी के लिए हम, भले भेड़ की ले रहे, भले गाय की ले रहे, भले बकरी की ले रहे, उसमें हमेशा जो विदेशी रहेगा वो मेल ही रहेगा, विदेशी जो रहेगा वो मेल ही रहेगा, और जो देशी रहेगी वो फीमेल ही रहेगी। क्लियर, इतनी बात हम ध्यान में रख लेंगे। क्लियर। उसके बाद हम लेंगे फ्रीसवाल। फ्रीसवाल, अब फ्रीसवाल में भी क्लियर दिख रहा है कि हॉलिस्टाइन फ्रीसियन और साहिवाल, हॉलिस्टाइन फ्रीसियन और साहिवाल, ये हमें क्लियर ही दिख रहा है। तो इसकी उत्पत्ति कहां पर की गई, तो CIRC मेरठ ने की है, CIRC मेरठ। उसमें हॉलिस्टाइन फ्रीसियन यानी कि HF और इसका क्रॉस करवाया गया है साहिवाल से। क्लियर। और यहाँ पर एक कंफ्यूजन की बात है ही नहीं, इसका लेंगे नर और इसकी लेंगे मादा, यानी कि जो विदेशी गाय उसका तो लेंगे मेल और जो देशी गाय रहेंगे उसकी रहेगी फीमेल। क्लियर। उसके बाद अगर देखें तो जड़थार, जड़थार इसमें भी क्लियर है, एक तो जर्सी और थार पारकर, क्लियर दिख रहा है, जड़थार, जर्सी और थार पारकर। ये कहां पर बना है, तो ये बना है बेंगलुरु में। तो एक तो ली है हमने जर्सी, जर्सी मेल और थार पारकर फीमेल। अब यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो विदेशी रहेगी, जो विदेशी रहेगी उसमें नर लेंगे और जो देशी रहेगी उसमें मादा लेंगे, यहाँ पर एकदम भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब लेंगे हम कर्ण स्विच, कर्ण स्विच। अब यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूज, मतलब थोड़ा अलग टर्म दिखे होगी कि कर्ण स्विच, तो स्विच तो क्लियर है, स्विच से तो क्लियर है कि इससे हम ब्राउन स्विच लेंगे। और कर्ण, कर्ण किससे आया, तो ये आया करनाल से, NDRI करनाल से। तो कर्ण जो आया वो NDRI करनाल से आया और स्विच आया वो आया है ब्राउन स्विच से। तो इसमें क्या रहेगा, इसकी जो उत्पत्ति है वो NDRI करनाल, ये कहां पर है, हरियाणा में, तो हरियाणा, NDRI करनाल हरियाणा। और इसमें किस किस का क्रॉस करवाए, तो एक तो जो मेल लेंगे वो लेंगे हम विदेशी यानी कि ब्राउन स्विच का लेंगे, और जो हम मादा ले रहे वो लेंगे हम देसी यानी कि साहिवाल लेंगे। तो इसमें ब्राउन स्विच, इसको शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूं BS, और मादा लेंगे हम साहिवाल। की क्लियर। कर्ण स्विच NDRI करनाल से, जो कर्ण आई है वो करनाल से आई है, और स्विच आई है वो विदेशी नस्ल ब्राउन स्विच से आई है। उसके बाद अगर देखें तो कर्ण फ्राइस, कर्ण फ्राइस, ये भी क्लियर, NDRI करनाल से ही बनी है क्योंकि करनाल से ये टर्म आई है। और कर्ण यानी कि करनाल, फ्राइस यानी कि हॉलिस्टाइन फ्रीसियन। तो हम किसका क्रॉस करवाएंगे, हॉलिस्टाइन फ्रीसियन और थार पारकर का, हॉलिस्टाइन फ्रीसियन और थार पारकर का इसमें क्रॉस करवाते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर करना है कि ये जो कर्ण जो आ रही है, टर्म आ रही है, वो आ रही है करनाल से, कर्ण जो टर्म आ रही है वो आ रही है करनाल से, और पीछे का स्विच यानी कि हॉलिस्टाइन ब्राउन स्विच, और जो प्राइस आ रही है वो आ रही है हॉलिस्टाइन फ्रीसियन से। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे सुनंदिनी, सुनंदिनी। क्लियर। सुनंदिनी है वो एक लोकल गाय की, मतलब एक तो लिए हमने उसमें ब्राउन स्विच, एक तो लिए हमने ब्राउन स्विच और एक ली है केरल की लोकल गाय। क्लियर। तो ये इसका मतलब उत्पत्ति कहां से, मुन्नार केरल से, मुन्नार केरल। और इसमें एक तो लिए हमने ब्राउन स्विच और एक लिए केरल की लोकल काऊ, एक तो लिए हमने ब्राउन स्विच और एक लिए केरल की लोकल काऊ। लोकल काऊ का मतलब वहां की गाय है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यानी कि वो मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पंजीकरण उसका नहीं हुआ है उसका। लोकल गाय हम किसे बोलेंगे, जिसका पंजीकरण नहीं हुआ है उसको हम बोलेंगे लोकल गाय। क्लियर। तो जर्सी उत्पत्ति इलाहाबाद या अभी हम बोलेंगे प्रयागराज, जर्सी और रेड सिंधी से। फ्रीसवाल CIRC मेरठ, HF और साहिवाल। जड़थार बेंगलुरु, जर्सी और थार पारकर।
करण स्विच, इंडिया राय करनाल, ब्राउन स्विच और साहिवाल। उसके बाद करम फ्राइज, इंडिया राय करनाल, हॉस्टन फ्रिशियन और थार पारकर। उसके बाद सुनंदिनी, मुन्नार केरल, ब्राउन स्विच और केरल की लोकल गाय लेंगे। क्लियर। तो यहां तक क्लियर। अगला पॉइंट हमारा सातवां। अगला पॉइंट हमारा सातवां। सातवें हम लेंगे जमैका होप। जमैका होप यानी कि जमैका होप ये एक जगह का नाम है जमैका। उसमें हम लेंगे एक तो जर्सी, एक लेंगे उसमें हॉलिस्टन फ्रिशियन और एक लेंगे हम साहिवाल। ये इसमें 3 क्रॉस रहेंगे। तो इसका नाम है जमैका होप यानी कि जर्सी होप से हॉलिस्टन फ्रिशियन। तो जो उत्पत्ति है वो ये जमैका। तो एक तो है जर्सी, एक है हॉलिस्टन फ्रिशियन और एक है साहिवाल। तो ये कैसे तय किए? एक बार जर्सी का क्रॉस करवाया साहिवाल से, एक बार उसका क्रॉस करवाया एचएफ से, उसी से इसने तैयार किए। यानी कि जो विदेशी रहेगा वो तो मेल ही रहेगा। क्लियर। उसके बाद हम लेंगे टेलर। उसके बाद लिया हमने टेलर। तो ये कहां पर मतलब इसका उत्पत्ति कहां पर हुई? ये हुई है पटना में। इसकी उत्पत्ति हुई है पटना में। इसमें शॉर्ट हॉर्न और पटना की लोकल गाय का उपयोग किया है। तो इसमें उत्पत्ति तो हुई है पटना में और इसमें क्रॉस किसका है? तो शॉर्ट हॉर्न और पटना की लोकल गाय, पटना की लोकल काउ। क्लियर। तो जमैका होप ज से जर्सी, हो से हॉलिस्टन फ्रिशियन। जमैका होप जमैका में तैयार किए, जर्सी हॉलिस्टन फ्रिशियन और साहिवाल का क्रॉस है। उसके बाद टेलर पटना में तैयार किए, शॉर्ट हॉर्न और पटना की लोकल काउ का उसमें क्रॉस करवाया गया है। क्लियर। तो यहां तक हमने गाय की विदेशी नस्लें पढ़ ली और उसमें जो मतलब जो संकर नस्लें यानी जो क्रॉस ब्रीड है उनको पढ़ लिया। क्लियर। तो यहां तक हमारी गाय की और भैंस की नस्लें खत्म होती है। यहां तक हमने गाय की नस्लें जो कि देसी और विदेशी दोनों और भैंस की नस्लें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे भेड़ की नस्लें। भेड़ की जो देसी नस्लें वो हम अब पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग लगा लेना भेड़ की देसी नस्लें। अगली हेडिंग रहेगी हमारे भेड़ की देसी नस्लों का वर्गीकरण या फिर भेड़ की देसी नस्लें। भेड़ की देसी नस्लें। अब इनका जो वर्गीकरण होगा वो 4 पार्ट में होगा। इनका जो वर्गीकरण होगा वो होगा 4 पार्ट में। एक तो होगा उत्तरी हिमालय क्षेत्र यानी कि जो उत्तर में या फिर उत्तराखंड हिमालय वगैरह में जो पाए जाते हैं उनको बोलेंगे हम उत्तरी हिमालय क्षेत्र। उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्लें, क्षेत्र की नस्लें यानी कि जो उत्तर साइड में हिमालय साइड में मतलब लगभग मान लो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड वगैरह में जो पाई जाती है उनको बोलेंगे। फिर दूसरा रहेगा उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी कि उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्लें। अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्लें इसमें मेनली देख लो उत्तर पश्चिम यानी कि ये अगर भारत का मैप माने तो ये तो हो गया उत्तर और ये हो गया उत्तर पश्चिम यानी कि जो अपने राजस्थान का एरिया है, गुजरात का एरिया है, पंजाब का एरिया है और हरियाणा का एरिया वो आ गए इसमें उत्तर पश्चिम एरिया में। उसके बाद आएगी पूर्वी भारत की नस्लें। उसके बाद आएगी पूर्वी भारत की नस्लें। पूर्वी भारत में देखें तो ये वाला
असम, मणिपुर, मिजोरम, वो वाला पूर्वी भारत की नस्लें। उसके बाद आएगी दक्षिण भारत की नस्लें। दक्षिण भारत की नस्लें। दक्षिण भारत में देखें तो जो एमपी के नीचे आएगा, एमपी के नीचे यानी कि ये वाला भाग, ये महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो सब उसमें आ गया। क्लियर। तो हमने 4 भागों से भेड़ों की देशी नस्लों का डिवाइडेशन किया। पहला तो है उत्तर हिमालय क्षेत्र यानी कि जो ऊपर के साइड रहेगी। उसके बाद उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्ध शुष्क यानी कि जो राजस्थान और हरियाणा, पंजाब के साइड रहेगी। उसके बाद पूर्वी भारत जो असम, मिजोरम के साइड रहेगी। उसके बाद दक्षिण भारत जो एमपी के नीचे आएगी, लगभग महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वगैरह, वो सब उसमें आ गया। अब हम देखेंगे कौन कौन सी नस्लें हैं। तो इसमें पहला ले लेते हम गड्डी। भेड़ की कौन कौन सी नस्लें, तो गड्डी और एक लेंगे हम रामपुर बुशेला। रामपुरा बुशेला। तो गड्डी और रामपुरा बुशेला वो दोनों हिमाचल प्रदेश से हैं। गड्डी और जो रामपुरा बुशेला वो दोनों कहाँ है, उसकी ओरिजिन जो हुई है वो हिमाचल प्रदेश से हुई है। उसके बाद अगर देखें तो बाकरवाल, उसके बाद आएगी गुरेज और पुंछी। गुरेज आएगी पुंछी। क्लियर। बाकरवाल, गुरेज और पुंछी। तो इसकी जो ओरिजिन हुई है वो हुई है जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। उसके बाद अगर देखें तो चेगू और चेंथेंगी तो आपने नॉर्मली सुना होगा, सॉरी इसमें आएगी चेंथेंगी आएगी, यानी कि चेगू और चेंथेंगी आपने नॉर्मली सुना होगा, वो आएगी दोनों भेड़ की, सॉरी बकरी की नस्लें। इसमें सिर्फ चेंथेंगी ही आएगी, चेंथेंगी। तो इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो ये लद्दाख से। क्लियर। गड्डी और रामपुरा बुशेल हिमाचल प्रदेश से, बाकरवाल, गुरेज और पुंछी जम्मू और कश्मीर से। उसके बाद चेंथेंगी देखे तो वो है लद्दाख से। फिर हम राजस्थान की नस्लें देखेंगे। क्लियर। तो पहला है चोकला, जैसलमेरी, चोकला, जैसलमेरी। उसके बाद मारवाड़ी, नारली, पुंगल, मारवाड़ी, नाली, मारवाड़ी, नाली, पुंगल, मालपुरा, सोनाडी, मगरा, मालपुरा, सोनाडी, मगरा, फिर पाटनवाड़ी, ये अपनी टोटल ये जितनी भी नस्लें ये हैं अपने राजस्थान से। राजस्थान से हम उनको बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। राजस्थान से जितनी भी नस्लें उनको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये है पाटनवाड़ी, वो कहां से, पाटन गुजरात से। ये कहां है, तो पाटन गुजरात से। पाटनवाड़ी कहां से, तो पाटन गुजरात से। क्लियर। पाटन गुजरात से। उसके बाद कजली जो कि पंजाब की है। कजली जो कि पंजाब की है। क्लियर। तो ये अपनी जो राजस्थान की नस्ल है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर पूर्वी भारत से ले ले तो एक तो आएगी गैरोल, और दूसरी आएगी उसमें गंजम। जो गंजम है वो है उड़ीसा से, और जो गैरम है वो है पश्चिम बंगाल से। गैरोल है वो आएगी पश्चिम बंगाल से, और जो गंजम है वो आएगी उड़ीसा से। उसके बाद अगर देखें तो दक्षिण भारत में अगर देखें तो उसमें आएगी एक तो नेल्लोर, नेल्लोर और फिर आएगी मचेरला।
ये दोनों कहाँ से? तो ये दोनों आंध्र प्रदेश से। सॉरी, एक मिनट। हाँ, नेल्लोर और मचेला, हाँ ये दोनों आंध्र प्रदेश से। नेल्लोर और मचेला देखे तो ये आंध्र प्रदेश से। उसके बाद एक आएगी मांड्या। मांड्या कहाँ से? तो वो है कर्नाटक से। दूसरी है मांड्या, तो मांड्या है कर्नाटक से। क्लियर? तो हमने अभी भेड़ की नस्लें देखी। भेड़ की अगर देसी नस्लें देखे तो 4 भागों में डिवाइड किया उसको। उत्तरी हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूर्वी भारत की नस्लें और दक्षिण भारत की नस्लें। क्लियर? उनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। अगर उत्तर भारत की देखें तो गड्डी और रामपुरा बुशेला ये हिमाचल प्रदेश से, बाकरवाल, गुरेज और पुच्छी ये जम्मू कश्मीर से, और चैनतेंगी लद्दाख से। उसके बाद अगर देखें चोकरा, जैसलमेरी, मारवाड़ी, नाली, पुंगल, मालपुरा, सोनाड़ी और मगरा ये देखें तो ये अपने राजस्थान से। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पाटनवाड़ी, पाटन गुजरात से, कजली पंजाब से, उसके बाद गैरोल पश्चिम बंगाल से, गंजम ओडिशा से, नेल्लोर और मचेला आंध्र प्रदेश से, और मांड्या है कर्नाटक से। इसमें अगर देखें तो सबसे बड़ी नस्ल भेड़ की अगर सबसे बड़ी नस्ल देखे, या सबसे लंबी नस्ल देखे, या फिर सबसे अच्छा मांस देखे तो वो किस में रहती है? नेल्लोर में। या फिर और इसमें जो ऊन जो रहती है वो एकदम ना के बराबर होती है। इसमें ये है तो भेड़, पर इसमें ऊन ना के बराबर होती है, इसलिए इसको भेड़ जैसी बकरी भी कहते हैं। गॉट लाइक शिप, सॉरी शिप लाइक गॉट, गॉट लाइक शिप ही बोलेंगे, यानी कि भेड़ जैसी बकरी, सॉरी बकरी जैसी भेड़। तो जो नेल्लोर रहती है वो एक तो सबसे बड़ी भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है, यानी कि टॉलेस्ट ब्रीड। फिर उसके बाद देखें तो इसका जो मटन रहता है, भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? मटन। तो सबसे अच्छा मटन भी नेल्लोर का रहता है, और इसमें क्या रहता है? ऊन लगभग एब्सेंट रहती है, इसलिए इसको बकरी जैसी भेड़ भी कहते हैं। किसको कहते हैं? नेल्लोर को। और सबसे अगर छोटी नस्ल देखे, भेड़ की सबसे छोटी नस्ल देखे तो वो है मांड्या। क्लियर? सबसे अगर छोटी नस्ल देखे तो वो है मांड्या। फिर हम देखेंगे गैरोल। गैरोल में क्या रहता है कि सबसे अच्छे इसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। इसमें मतलब मल्टीपल ओवुलेशन होता है। गैरोल में क्या होता है कि मल्टीपल ओवुलेशन होता है। क्लियर? किससे कारण होता है? तो एक जीन रहता है जिसको बोलते हैं हम फेज बी जीन, यानी कि उसमें जो रहती है वो फेकंडिलिटी बोरोला जीन पाई जाती है। फेकंडिलिटी बोरोला जीन पाई जाती है, उससे उसमें मल्टीपल ओवुलेशन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अपने राजस्थान की देखें तो गंजम, इतना नॉर्मली याद रखना कि वो ओडिशा की है। क्लियर? उसके बाद चोकला क्या रहती है कि चोकला सबसे अच्छी उसमें क्या रहती है कि महीन ऊन पाई जाती है। चोकला और मालपुरा, चोकला और मालपुरा का अगर कंपैरिजन करें तो चोकला में क्या रहती है? सबसे महीन और सबसे अच्छी ऊन जो पाई जाएगी वो रहेगी चोकला में। चोकला को क्या कहते हैं कि राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। राजस्थान की मेरिनो भी इसको कहते हैं। किसको? चोकला को। चोकला में क्या रहता है कि इसकी ऊन से वस्त्र बनाए जाते हैं। जो आगे हम एक पढ़ेंगे, अभी वस्त्र यूं करके एक क्रॉस ब्रीड है, वो चोकला से तैयार की गई है। उसके बाद मालपुरा मतलब इसके जो ऊन रहती है, मतलब उसके जो ऊन रहती है उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। उसकी ऊन महीन रहती है। तो अगर छोटी ऊन रहेगी, महीन ऊन मतलब महीन यानी कि मुलायम ऊन रहेगी, तो उससे कपड़े तैयार होंगे। और अगर मतलब मजबूत ऊन होगी या फिर अच्छी क्वालिटी की ऊन होगी तो उससे क्या होगा कि उसमें कारपेट यानी कि जो कालीन जो तैयार करती है वो मालपुरा की से हम करेंगे। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? इनको पढ़ेंगे हम डिटेल में। अब तो यहां तक हमने देखा कि भेड़ की ऐसी नस्लें, उनमें हम पहले लेंगे नस्लें, यहाँ पर तो ली नस्ल और उनके बारे में क्या क्या बातें करनी। अब जिन का ओरिजिन हमने नहीं लिखा, उनका ओरिजिन हम यहाँ पर लिख देंगे। जिन का ओरिजिन हमने वहां पर नहीं लिखा था, उनका ओरिजिन हम यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले ही लेंगे हम नेल्लोर। नेल्लोर में क्या देखा कि एक तो सबसे बड़ी ब्रीड है, यानी कि भेड़ की सबसे बड़ी ब्रीड, भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल या फिर इसको यूं बोलो कि टॉलेस्ट ब्रीड।
उसके बाद उसमें देखा था कि सबसे अच्छा मटन, सबसे अच्छा मटन अगर देखे तो वो किस में होता है, सबसे अच्छा मटन रहता है वो नेल्लोर में रहता है। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें जो ऊन ऊन रहती है वो लगभग एब्सेंट होती है, इसमें जो ऊन रहती है वो लगभग एब्सेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम बकरी जैसी बेड। तो ऊन लगभग एब्सेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तो बकरी जैसी बेड, बकरी जैसी बेड। यानी कि है तो बेड पर इसमें जो ऊन नहीं है तो ये बकरी जैसी दिखेगी, इसलिए बोलेंगे हम इसको बकरी जैसी बेड। उसके बाद लेंगे हम मांडिया। मांडिया क्या है, तो मांडिया ये बेड की सबसे छोटी नस्ल है। तो बेड की सबसे छोटी नस्ल है, यानी कि बेड की सबसे बड़ी नस्ल भी अगर देखे तो वो यही है। बेड की अगर छोटी नस्ल बोले तो भी और बड़ी नस्ल बोले तो भी वो मांडिया। क्लियर? तो हमने देखा मांडिया। उसके बाद हम देखेंगे कि गैरोल। गैरोल में क्या होता है, एक तो बेड की मतलब सबसे बच्चे पैदा करने की सबसे ज्यादा क्षमता किसमें होती है, तो वो रहती है गैरोल में। गैरोल में तो बेड की नस्ल जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने की क्षमता, बच्चे पैदा करने की क्षमता, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने की क्षमता। और ये क्या होती है, क्योंकि उसके अंदर एक फैकल्टी, इसके अंदर फैकल्टी बोरोला जीन पाया जाता है, उसके कारण होता है। तो एक फैकल्टी क्या होता है, तो ये फैकल्टी बोरोला जीन के कारण होता है, बोरोला जीन के कारण, या फिर इसको यूं भी बोल सकते हो फैक बोरोला जीन। क्लियर? नॉर्मली हमने पढ़ा है कि मल्टीपल ओवुलेशन करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा उसमें फ्लशिंग अप राशन देना पड़ता है, एक्स्ट्रा 250 ग्राम देना पड़ता है। पर जो ये बेड रहती है, ये जो नस्ल रहती है, उसमें आनुवंशिक ही उसमें एक जीन पाया जाता है फैकल्टेटिव बोरोला जीन। उससे क्या रहता है कि उसमें उसमें मल्टीपल ओवुलेशन होता रहता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नाली, उसके बाद अगर देखें तो नाली, नाली इसकी अगर उत्पत्ति देखें तो बीकानेर संभाग से देखेंगे। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये हुई है बीकानेर संभाग से, जिसकी उत्पत्ति या फिर जिसकी उत्पत्ति हमने वहां पर नहीं पढ़ी थी वो यहाँ पर पढ़ेंगे। जो नाली है वो बीकानेर संभाग से है और इसमें क्या रहता है, पीले रंग की ऊन पाई जाती है। इसके जो स्पेसिफिक बात है वो है कि इसमें पीले रंग की ऊन पाई जाती है। क्लियर? तो हमने देखा कि नेल्लोर बेड की सबसे अच्छी नस्ल, बेड की सबसे बड़ी नस्ल है, यानी कि टॉलेस्ट ब्रीड। सबसे अच्छा मटन भी इसमें रहता है, ऊन लगभग एब्सेंट होती है, इसलिए इसको बेड जैसी बकरी जैसी बेड भी कहते हैं। मांडिया बेड की सबसे छोटी नस्ल। गैरोल इसमें क्या रहता है कि बेड जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने की क्षमता रहती है। क्यों होती है, तो फैकल्टेटिव बोरोला जीन पाया जाता है, उसके कारण होती है। और जो नाली उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बीकानेर संभाग से हुई है, यानी कि बीकानेर जो संभाग है वहां पर, और इसमें पीले रंग की ऊन पाई जाती है। क्लियर? बीकानेर संभाग यानी कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ वो आ गया उसमें। क्लियर? कितने हो गए, 4 पॉइंट। तो अपने 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद हम लेंगे नाली। अब हम लेंगे मारवाड़ी, 5 पॉइंट मारवाड़ी। अब हम लेंगे मारवाड़ी, जो कि हमने राजस्थान की नस्ल है। ये इसमें क्या रहता है कि ये ट्रिपल पर्पस बेड है। ट्रिपल पर्पस बेड यानी कि
तो हम उनके लिए भी इसका उपयोग करते हैं, मांस के लिए भी करते हैं और इसका उपयोग दूध के लिए भी करते हैं। और इसमें क्या रहता है कि सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है वो किसमें होती है, मारवाड़ी की। और अपन देखें तो जो मेनली निष्क्रमण यानी कि घर से दूध जो चारागाह के लिए जाती है उसमें ये मेनली उपयोग में जो लेते हैं वो रहती है मारवाड़ी नस्ल। निष्क्रमण और एक निसंक्रमण। निष्क्रमण यानी कि घर से दूध चरने के लिए जाना, और निसंक्रमण यानी कि उसमें स्टेरलाइज करना या फिर जो उसमें औजार रहता है उसको निसंक्रमण करना या फिर उस साइड को निसंक्रमित करना। निष्क्रमण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चरने के लिए जाना। तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें यह ट्रिपल पर्पस बेड है, ट्रिपल पर्पस बेड की नस्ल है। ट्रिपल पर्पस देखे तो एक तो दूध प्लस मांस प्लस ऊन। क्लियर, यह ट्रिपल पर्पस बेड है तो दूध, मांस और ऊन के लिए। और इसमें क्या रहता है कि इसमें सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता। और जो राजस्थान के जो लगभग देखे तो जो रेबाड़ी जाति के जो लोग रहते हैं वो इनको पालते हैं। वो क्या कहते हैं, जो निष्क्रमण के लिए मेनली करते हैं, तो ये निष्क्रमण के लिए उपयुक्त नस्ल भी यही मानी जाती है। तो निष्क्रमण के लिए उपयुक्त नस्ल। निष्क्रमण यानी कि निष्क्रमण का अगर मतलब देखें तो उसमें क्या रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चरने के लिए जाना, यानी कि भोजन पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी लंबी दूरी तय करना। तो भोजन पानी की तलाश में, पानी की तलाश में जानवर को दूरी तक ले जाना, इसको ही बोलेंगे हम निष्क्रमण। क्लियर। उसके बाद अगर देखें तो जैसलमेरी। अब जैसलमेरी में ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी उत्पत्ति मारवाड़ क्षेत्र में, यानी जितना भी मारवाड़ क्षेत्र आ गया उसकी उत्पत्ति, मारवाड़ी की उत्पत्ति देखे तो मारवाड़ क्षेत्र में, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र कौन सा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, फिर बाकी बाड़मेर, पाली, वो वाला पूरा क्षेत्र इसमें हम ले लेंगे। उसके बाद देंगे जैसलमेरी। जैसलमेरी की उत्पत्ति देखे तो मेनली हम जैसलमेरी मानेंगे। और इसमें क्या रहता है कि इसमें रोमन नोज पाई जाती है, इसमें रोमन नोज पाई जाती है। रोमन नोज यानी कि इस प्रकार की नाक रहती है और इस पे यूं बाल पाए जाते हैं, इसको बोलेंगे हम रोमन नोज। इसी को बोलेंगे हम रोमन नोज। मतलब भेड़ का जो मुंह रहता है वो यूं लंबा रहता है, यूं तिरछा रहता है, थोड़ा मतलब इस टाइप का रहता है। फिर उसके क्या रहता है कि उस पर जो बाल पाई जाते हैं उसको ही बोलेंगे हम रोमन नोज। तो रोमन नोज किस में पाई जाएगी, एक तो जैसलमेरी में पाई जाती है और एक हम पढ़ेंगे अभी चोकला में भी रोमन नोज पाई जाती है। चोकला जो जैसलमेरी है उसकी उत्पत्ति जैसलमेर और उसमें रोमन नोज पाई जाती है। उसके बाद अगर देखें चोकला, इसकी उत्पत्ति देखें तो मेनली शेखावटी क्षेत्र। चोकला की अगर उत्पत्ति देखें तो मेनली इसको शेखावटी क्षेत्र यानी कि सीकर, चूरू, झुंझुनू वो वाला पूरा शेखावटी बेल्ट इसमें आ गया। तो उत्पत्ति देखें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू यानी कि पूरा शेखावटी बेल्ट इसमें आ गया। तो शेखावटी, क्लियर, शेखावटी बेल्ट इसमें आ गया। और इसका अगर उपनाम देखें, तो एक तो शेखावटी में पाई जाएगी इसलिए इसको शेखावटी भी कहते हैं। शेखावटी में पाई जाएगी इसलिए इसको शेखावटी भी कहते हैं। और इसमें क्या रहता है कि ताल छापर अभ्यारण्य उधर मतलब है, इसके कारण इसको छापर भी कहते हैं। और एक राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। तो इसको बोलेंगे एक तो छापर और एक बोलेंगे राजस्थान की मेरिनो। राजस्थान की मेरिनो, इसको राजस्थान की मेरिनो क्यों बोलते हैं, अगर ऊन के मामले में अगर ओवरऑल सबसे अच्छी ऊन जिसमें मतलब महीन ऊन पाई जाती है वो मेरिनो ही रहती है, जो कि एक विदेशी नस्ल है और इसी के लिए इसको राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। क्लियर, राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। क्लियर। और इसमें क्या रहता है कि महीन ऊन पाई जाती है, मतलब सबसे एकदम फाइन ऊन, महीन ऊन बोलो, फाइन ऊन बोलो। इससे क्या रहता है कि कपड़े बनाए जाते हैं, इससे क्या रहता है कपड़े बनाए जाते हैं। और इसमें रोमन नोज भी पाई जाती है। तो एक तो लिखेंगे कि इसमें एक तो राजस्थान की
मेरिनो बोलते हैं, और राजस्थान में सबसे महीन ऊन भी इसमें पाई जाती है। तो राजस्थान में सबसे महीन ऊन यानी कि वस्त्र बनाने के उपयोग में महीन ऊन, ऊन, फाइन वूल पाई जाती है, पाई जाती है। अगर वस्त्र बनाने के लिए उपयोग में देखें तो वो रहेगी चोकला, और अगर कालीन बनाने के लिए उपयोग में लेंगे तो वो रहेगी मालपुरा। क्लियर। और इसमें क्या रहेगा कि इसमें रोमन नोज भी पाई जाती है। तो इसमें रोमन नोज पाई, रोमन नोज या फिर तोतापुरी नाक भी बोल देते हैं इसको, तोतापुरी नाक पाई जाती है। तोतापुरी नाक यानी कि तोते की जैसी नाक रहती है। क्लियर। तो हम देखेंगे जो मारवाड़ी ये ट्रिपल पर्पस बेड है, दूध मांस और उनके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है और ये निष्क्रमण के लिए उपयुक्त नस्ल है। जैसलमेरी इसमें रोमन नोज पाई जाती है। उत्पत्ति देखे तो जैसलमेर इसकी उत्पत्ति देखे तो मारवाड़ क्षेत्र। और चोकला में उत्पत्ति अगर देखे तो पूरा शेखावटी बेल्ट यानी कि सीकर, चूरू और झुंझुनू। शेखावटी बेल्ट का उसका उपनाम देखे तो शेखावटी छापर या राजस्थान की मेरिनो। और इसमें राजस्थान में सबसे महीन ऊन किसमें पाई जाएगी, वो आएगी मेरिनो। उसके बाद अगर देखे तो इसमें भी रोमन नोज पाई जाती है। क्लियर। तो अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।